आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी के लेखक हैं गोविंद शंकर। अगस्त की 1 तारीख थी और दिल्ली के आसमान में काले बादल छाए हुए थे। और काले बादल हों भी क्यों ना, सावन का महीना जो शुरू हो चुका था, आसमान को देखकर यह साफ कहा जा सकता था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर में बारिश बहुत ज़बरदस्त होगी। ऐसे ख़राब मौसम के बीच रात 10 बजे अरविंद अपने क्लाइंट के यहाँ अकाउंट का काम ख़त्म करके जस्ट अभी निकला था। माफ़ कीजिएगा, अरविंद के बारे में बताना आपको भूल गया। कौन है अरविंद? अरविंद मेहरा एक सीए फाइनल का स्टूडेंट है। 27 साल का है और अभी अपनी माली हालत को सुधारने के लिए पार्ट टाइम क्लाइंट के अकाउंट संभालता है। अरविंद मेहरा दिल्ली का ही रहने वाला है, लेकिन उसके पिता से ना तो उसकी बनती है और ना ही उसकी माँ की बनती है। इसीलिए पिता के भी दिल्ली में रहने के बावजूद अरविंद अपनी माँ को लेकर दिल्ली में ही दूसरी जगह पर रहता है। अरविंद के पिता रमेश मेहरा लक्ष्मी नगर में रहते हैं और अरविंद अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के यहाँ साउथ एक्सटेंशन के इलाके में रहता है। एक तरह से आप यह समझ लीजिए कि अरविंद के पिता ने अरविंद की माता को तलाक दे दिया और इसीलिए अरविंद अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए अपनी माँ के साथ अपनी नानी के यहाँ पर रहता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब अरविंद अपने मामा के यहाँ पर रह रहा है नानी के साथ, तो उसको कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर मामा शकुनी और कंस की तरह हो तो कमाना पड़ता है। उसके मामाओं ने अरविंद को भी और उसकी माता को अपने साथ रखा है, लेकिन वह उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान उनकी नानी ही रखती है। अरविंद मेहरा भी ऐसा नहीं था कि बहुत मज़े में ज़िंदगी जी रहा है, वह भी रोज़ मर मर के जीता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोर्स में घुस गया, बार बार असफल होता रहा, हाथ में ढंग से पैसा नहीं है, माँ के बहुत बड़े सपने हैं, नानी को भी सहारा देना है क्योंकि नाना को गुजरे 15 साल हो चुके हैं, मामा ढंग से पूछते नहीं, नानी की हालत भी ख़राब है। ऐसे दबाव में जी रहा है अरविंद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा है जहां सफलता उससे सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन चाह कर भी वह उसको जल्दी पा नहीं सकता। इतनी बातें अरविंद मेहरा के बारे में सुनकर आप लोग जान गए होंगे कि अरविंद मेहरा कौन है, वह किस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहा है और किस तरह से वह सफलता के लिए लालायित है। खैर, मैं वापस कहानी पर आता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, याद आया, अरविंद अपने क्लाइंट्स मल्होत्रा एंड एसोसिएशंस के ऑफिस में उसके अकाउंट का काम निपटाने के बाद जस्ट अभी बाहर निकला था। मल्होत्रा एंड एसोसिएशंस का ऑफिस सीलमपुर में था। अब आप सोच रहे होंगे रात को 10 बजे किसका दफ्तर खुला रहता है और कौन वहाँ पर बैठकर उस समय तक बही खातों का काम करेगा। लेकिन जब टैक्स अकाउंटेंट की लास्ट डेट आने वाली हो तो रात को 10 बजे क्या 3 बज भी जाते हैं काम करते करते। क्लाइंट्स प्लेस से बाहर निकलते ही उसकी माँ सुनीता मेहरा का फ़ोन आता है और वह अरविंद से पूछती है, कब तक घर आएगा? जिसके जवाब में अरविंद कहता है, हाँ माँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर वह फ़ोन रखता है, सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल जाता है। मेट्रो स्टेशन पहुंचने में उसे तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अब और वक्त ही चला था, रात के 10:30 बज चुके थे। वह घड़ी देखता है, कहता है, अरे 10:30 बज गए हैं। इतने महीनों से इस क्लाइंट प्लेस पर आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे आधा घंटा नहीं लगा। खैर, वह इस बात को एक सामान्य घटना लेकर भूल जाता है। जब वह मेट्रो स्टेशन के अंदर है और अपनी मेट्रो का इंतज़ार कर रहा है, अब जैसा कि आपको पता है कि रात 10:30 बजे का वक्त है,
हो सकता है जो मेट्रो आने वाली है वह इस दिन की लास्ट मेट्रो हो। मेट्रो स्टेशन बहुत ही खाली खाली प्रतीत हो रहा था। इतने बड़े मेट्रो स्टेशन पर उसको तकरीबन 10 से 15 लोग ही दिख रहे थे। मेट्रो आती है और मेट्रो भी बहुत खाली सी थी। अरविंद मेट्रो के अपने डब्बे में बैठकर अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है, माँ, घर पहुँचने में मुझे आधा घंटा फालतू लग सकता है। ऐसा कहकर वह फ़ोन काटता है और अपने फ़ोन में गाने चलाकर मेट्रो के अपने डब्बे में आराम से सुनता सुनता अपने अगले स्टेशन का इंतज़ार करता है। अब जो लोग दिल्ली वाले हैं और जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं उन्हें यह भली भांति पता होगा, सीलमपुर से साउथ एक्सटेंशन तक जाने के लिए वेलकम स्टेशन पर इंटरवेज करना पड़ता है, क्योंकि सीलमपुर की तरफ चलती है रेड लाइट मेट्रो और साउथ एक्सटेंशन तक लेकर जाती है पिंक लाइन मेट्रो। मैं गाने सुनते सुनते एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अगला स्टेशन वेलकम है, पिंक लाइन के लिए यहाँ से बदलें, कृपया सावधानी से उतरें। वेलकम स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते अरविंद मेहरा को 10:45 बज जाते हैं। भागता हुआ पिंक लाइन की तरफ जाता है और साउथ एक्सटेंशन की तरफ जो जाती है, क्योंकि यह 11 बजे की लास्ट मेट्रो है। यह वाला मेट्रो स्टेशन और यहाँ की मेट्रो तो सीलमपुर वाली मेट्रो स्टेशन से भी ज़्यादा खाली है। यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं। रात के ऐसे गैर समय में मन में घबराहट होकर लाजमी है। और हालांकि अरविंद को काली शक्तियों से या काले अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से ही महादेव का भक्त है, लेकिन फिर भी आज उसके मन में हल्की सी बेचैनी और घबराहट है। उसका मन चाहकर भी उसका साथ नहीं दे रहा है और बार बार उसके मन में गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं। आज कुछ बुरा होने वाला है। अरविंद इन सारी बातों को नकार कर अपने मन को समझाकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करता है। अपने मेट्रो के डब्बे में बैठे बैठे अपने मन को कहता है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, महादेव सब ठीक करेंगे। मेट्रो के डब्बे में बैठे बैठे उसकी हल्की सी झपकी लग जाती है। हल्का सा नींद के आगोश में गया ही था कि तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, अगला स्टेशन साउथ एक्सटेंशन है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कहता है, पूरे दिन की थकावट के बाद आखिरकार अब मैं घर पहुंच गया हूं। अब घर जाकर खाना खाकर आराम से सो जाऊंगा। वह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो समय हो रहा था 11:20। माँ का फ़ोन दोबारा आता है। अरविंद से कहता है, हाँ माँ, साउथ एक्सटेंशन के बस स्टॉप पर ही हूँ, बस 10 मिनट घर पहुँच रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, जल्दी आ बेटा, मुझे नींद आ रही है, तुझे खाना देकर मैं भी सो जाऊँगी। जिसके जवाब में अरविंद कहता है, हाँ माँ, बस 10 मिनट। यह कहकर अरविंद फ़ोन काटता है, आसपास का नज़ारा देखता है। नज़ारा देखते देखते कहता है कि वाह ऊपर वाले, तेरी भी क्या लीला है। जो साउथ एक्सटेंशन सुबह के टाइम जगमगाता रहता है, खिलखिला रहता है, भीड़ से खचाखच भरा रहता है, वह रात के समय बिल्कुल शमशान की तरह सुनसान है। आसपास इक्का दुक्का गाड़ियों को चलते देख वह साउथ एक्सटेंशन मार्केट से होता हुआ अपने घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते वह देखता है कि सारी की सारी दुकानें बंद हैं। बस वीआईपी लोगों के घर के बाहर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं चहलकदमी कर रहे हैं। वैसे तो अरविंद महादेव का पक्का भक्त था, लेकिन पारलौकिक शक्तियों के बारे में जानने की भी रुचि रखता था। चलते फिरते 2 सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जो आपस में कुछ पारलौकिक शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनने के लिए अरविंद थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया और उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगा। अरविंद का मुंह आगे की तरफ था और उन 2 सिक्योरिटी गार्ड की बातें उसको अपने पीछे की तरफ से सुनाई दे रही थी। अब जैसा कि अरविंद का इंटरेस्ट था इन बातों को सुनने के लिए, तो अरविंद जूते के फीते बांधने के बहाने वहीं बैठ जाता है। अब जैसे ही अरविंद वहां रुका, तेज़ हवाओं के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। अरविंद और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, यार अजय, तू पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है क्या? इससे पहले कि वह और आगे बात करते, अरविंद ने अपने घर पर फ़ोन कर दिया।
माँ, तुम मेरा खाना रख कर सो जाओ, मैं आकर अपने आप खा कर सो जाऊँगा। बारिश हो रही है, बारिश रुकने के बाद ही मैं आ पाऊँगा। अब क्या जाने यह बारिश किसने और क्यों करवाई थी। घंटा घूमर तो 1 घंटे से हो रही थी, लेकिन बारिश तभी क्यों हुई जब अरविंद उन 2 सिक्योरिटी गार्ड की बातें पारलौकिक शक्तियों के विषय में सुन रहा था। खैर, कहानी पर वापस आता हूँ। विजय सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अजय बोला, क्या यार, तू 21वीं सदी में भी पारलौकिक शक्तियों को मानता है क्या? यह सुनकर विजय बोला, यार अजय, पहले तो मैं नहीं मानता था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं इन शक्तियों को मानने लगा हूँ और मेरी ज़िंदगी एकदम ही बदल गई है। सुनकर अजय बोला, अच्छा क्या हुआ तेरे साथ, जल्दी बता। उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसकी उत्सुकता के साथ अरविंद की उत्सुकता भी बढ़ी। अरविंद ने भी हिचकते हुए पूछ लिया, अरे भैया, रुक क्यों गए, बताओ ना क्या हुआ तुम्हारे साथ। बाबूजी, आज से 2 महीने पहले मेरे पिताजी, जो कि आरा विहार में रहते हैं, बहुत परेशान थे। उनके पेट में गांठें हो गई थी। हमने उन्हें पटना एम्स में भी दिखाया था, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यह गांठें ठीक नहीं हो सकती, और डॉक्टर को यह भी शक था कि कहीं यह पेट का कैंसर तो नहीं। एक बार मेरे मन में आया कि क्यों ना पिताजी को रिपोर्ट को दिल्ली एम्स में दिखाया जाए। ऐसा सोचकर मैं उसी दिन आरा से दिल्ली के लिए निकल गया। जैसे ही दिल्ली पहुंचा, मुझे याद आया सीलमपुर में ही दिल्ली एम्स के डॉक्टर रहते हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, और वो डॉक्टर मुझे जानते हैं। ऐसा सोचकर मैं तुरंत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे सीलमपुर पहुंचा और डॉक्टर मल्होत्रा को रिपोर्ट दिखाई। लेकिन जिसका डर था वही डॉक्टर मल्होत्रा ने भी वही रिपोर्ट देखकर यह पुष्टि कर दी, तुम्हारे पिता को पेट का कैंसर है। यह सुनकर अजय भाई, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं सोचने लगा, यदि पिताजी को कुछ हो गया, गांव में माँ का और बहन का क्या होगा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर मल्होत्रा, क्या कोई इलाज है क्या? जिस पर डॉक्टर मल्होत्रा ने हिचकिचाते हुए पूछा, माफ़ करना विजय, आखिरी स्टेज है। हताश होकर और आंखों में आंसू लेकर उनके घर से निकला। सोचने लगा, अब जाने क्या होगा मुझे। उस समय भगवान पर और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भगवान को भी और अपनी किस्मत को भी कोसता हुआ निकल रहा था। अब शाम का वक्त था, काम पर तो कल ही जाना था, इसीलिए वहाँ सीलमपुर की बंद फैक्ट्री के पास एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। उस पीपल के पास बैठकर नम आँखों से सोचने लगा, हे ईश्वर, अब क्या होगा। मन ही मन इस उलझन में मुझे पता ही नहीं चला कब शाम बीत गई और रात हो गई, अंधेरा कब छा गया। मैं अपने घर के लिए वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी उस पीपल के पेड़ के पीछे वाले चबूतरे से मुझे आवाज़ आई, विजय, तुम्हारे पिताजी बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पहले तो वह आवाज़ मुझे घबराहट हुई, लेकिन पिताजी के ठीक होने की बात सुनकर मेरा मन अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और मैंने पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से बात कर रहे हो? मेरा इतना कहना था, उस आवाज़ ने मुझे कहा, विजय, पीपल के पेड़ के पीछे आओ, मैं वहीं बैठा हूँ। मैं पीपल के पेड़ के पीछे गया, देखा क्या, एक लंबी दाढ़ी वाला सफ़ेद कपड़ों में बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मेरे पिताजी कैसे ठीक हो सकते हैं बाबा? लेकिन एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया, इन्हें कैसे पता कि मेरा नाम विजय है, मेरे पिताजी को तकलीफ़ है। मेरे मन की बात को पढ़ते हुए वह बाबा बोले, विजय, मैं तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे पिताजी के बारे में भी जानता हूँ। मैंने उनसे कहा, बाबा कृपा मुझे बताएं, आप कौन हैं? जिस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया, विजय, मैं इस पीपल का जिन्नात हूँ। पहले तो बात मुझे अटपटी सी लगी, इस ज़माने में जिन्नात, लेकिन जब उन्होंने मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे परिवार और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, फिर मुझे हल्का हल्का यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण आदमी तो नहीं है। लेकिन उनका जिन्नात होना मेरे मन में अब भी खटक रहा था। शायद वह यह बात समझ गए। उन्होंने तुरंत बिना देर लगाए अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते देखते बैठे बैठे पीपल के पेड़ से भी 4 गुना ऊंचे हो गए। यह देखकर मैं डर गया। उन्होंने कहा, विजय, डरो मत, मैं वाकई में
पीपल का जिन्नात हूँ जो 5000 सालों से यहाँ बैठा हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद लेना चाहते हो तो बता दो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पिताजी को किसी भी तरह से ठीक कर दो बस। इसके जवाब में जिन्नात बाबा बोले, फ़िक्र मत कर विजय, तेरे पिताजी आज ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम? मैंने कहा। जिस पर जिन्नात बाबा बोले, हाँ हाँ विजय, एक छोटा सा काम। जिस पर मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अपने पिताजी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस पर जिन्नात बाबा बोले कि विजय, सबसे पहले तो तुझे अपने ईश्वर को मानना छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा मेरे लिए एक बकरा लाना पड़ेगा। उसकी बलि मेरे सामने देनी पड़ेगी, और जैसे जैसे मैं वह बकरा खाता चला जाऊंगा, तेरे पिताजी की हालत सुधरती चली जाएगी। मेरे मन में हल्का हल्का संकोच आने लगा कि अपने ईश्वर को मानना कैसे छोड़ दूं, लेकिन मरता क्या ना करता। अपने पिताजी की जान बचाने के लिए मैंने उनकी सारी शर्तों को हाँ कर दिया। उसके बाद में जिन्नात बाबा बोले कि विजय, एक बार तूने अपने ईश्वर को मानना छोड़ दिया, तू दोबारा कभी उन्हें पकड़ेगा नहीं। अगर तू ऐसा करेगा तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैंने उस हालत में हाँ अपना सिर हिला दिया। जिस पर जिन्नात बाबा बोले, जा फटाफट से मेरे लिए एक बकरा लेकर आ। रात के घने अंधेरे में भागा भागा गया, एक कसाई की दुकान से 5000 का बकरा खरीद कर लाया। जिसके बाद मैंने बाबा से पूछा, जिन्नात बाबा ने मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? जिस पर बाबा बोले, अरे विजय, तू चिंता मत कर, जल्दी से बकरा काट और मुझे खाने दे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैंने आनन फानन में उस बंद बड़ी फैक्ट्री के फर्श पर पड़े एक आरे से उस बकरे के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और जिन्नात बाबा को खाने के लिए दिया। बकरा परोसते ही जिन्नात बाबा 2 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बकरा खा लिया। उसके बाद मैंने जिन्नात बाबा से पूछा, बाबा मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? जिस पर जिन्नात बाबा ने जवाब दिया, अरे विजय, अपने घर पर फ़ोन करके तो पूछ ले तेरे पिताजी की हालत कैसी है। यह सुनते ही मैंने झट से अपने घर बिहार फ़ोन किया। अम्मा से पूछा, अम्मा पिताजी की हालत कैसी है अब? जिस पर अम्मा बोली, चमत्कार हुई गवाह बबुआ, जो तेरे पिताजी पूरे पूरे दिन पेट को पकड़कर बैठे रहते थे, वह बाहर जाकर गेंद बल्ला खेल रहे हैं। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा यह सब कैसे हुआ? और पिताजी इतनी रात को गेंद बल्ला खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं? इस पर अम्मा बोली, अरे बबुआ, अभी आधे घंटे पहले ही घर में कोई आदमी आया था, तेरे पिताजी के पेट पर हाथ लगाकर बोला, अरे चलो गेंद बल्ला खेलते हैं, और तेरे पिताजी उसके साथ चल दिए। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं अम्मा से बोला कि अम्मा, हम परसों ही आ रहे हैं, पिताजी की रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। ऐसा कहकर हमने फ़ोन काटा। जिन्नात बाबा का धन्यवाद प्रकट किया। जिस पर जिन्नात बाबा ने कहा, विजय, धन्यवाद तो मेरा तब पूरा होगा जब कभी भी अपने ईश्वर के आगे नहीं झुकेगा। जिस पर मैं बोला कि जिन्नात बाबा, जब आप मेरे साथ हो तो मैं ईश्वर को क्यों पूछूंगा। जिस पर जिन्नात बाबा बोले, अगर तूने अपने ईश्वर के आगे कभी भी सर झुकाया तो फिर जो तेरे परिवार में घटित होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा, मैं नहीं। जैसे ही मैंने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद करके खोली, जिन्नात बाबा गायब हो चुके। अब मेरी खुशी का ठिकाना ना था। जब मैंने पिताजी की दोबारा से जांच करवाई, रिपोर्ट करवाई, तो उसमें यकीन नहीं मानोगे, कैंसर का नामो निशान भी नहीं था। यह सुनकर अजय सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा भौचक्का सा हो गया। अजय सिक्योरिटी गार्ड के साथ अरविंद भी थोड़ा भौचक्का हो गया। कुछ क्षण में मौन के बाद अरविंद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विजय से पूछा, भैया, यह जिन्नात बाबा सिलमपुर में कौन से पेड़ के नीचे मिलेंगे? अरविंद का यह पूछना लाजमी भी था, क्योंकि कई साल से असफल होते हुए अरविंद भी थक चुका था और अब उसको भी मन ही मन कहीं ना कहीं ईश्वर से ज़्यादा जिन्नात बाबा पर विश्वास था। इस पर विजय ने दोहराया, बाबूजी, सिलमपुर की जो सबसे पुरानी फैक्ट्री है ना, बंद फैक्ट्री, उसके पास जो पीपल का पेड़ है, वह जिन्नात बाबा वहीं वास करते हैं। जैसे ही विजय की बात पूरी हुई, बारिश भी थम चुकी थी, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने थाम दी थी, क्योंकि उस पारलौकिक शक्ति को जिसको जो सुनना वह सुना चुकी थी। बारिश बंद होते ही अरविंद
भी अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला। जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसने सोचा कि विजय सिक्योरिटी गार्ड से कुछ सवाल और पूछ लेता हूँ। यह सोचकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पीछे का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। आखिर ऐसा क्या देख लिया अरविंद ने, आपको पता चलेगा अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।